हेलो बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे क्रिया। क्रिया किसे कहते हैं, इसकी क्या परिभाषा होती है और इसके कितने भेद होते हैं, इसको हम लोग जानेंगे। पहले हम लोग समझते हैं क्रिया का क्या मतलब होता है। क्रिया क्या होता है? क्रिया जो है ये क्रि धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है करना या होना। ठीक है, इसका अर्थ होता है करना या होना। तो अगर हम लोग परिभाषा देखेंगे तो शायद अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो क्रिया की परिभाषा है, जिस शब्द अथवा शब्द समूह के द्वारा किसी कार्य के होने अथवा किए जाने का बोध होता है, उसे हम क्रिया कहते हैं। यानी कि जिस शब्दों के द्वारा हम किसी कार्य का होना या करना पाते हैं, उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे कि सीता नाच रही है। सीता क्या कर रही है? सीता नाच रही है। ठीक है, तो यहाँ नाचना क्या हुआ? ये क्रिया हो गया। बच्चा दूध पी रहा है। ठीक, यहाँ बच्चा क्या कर रहा है? दूध पी रहा है। सुरेश कॉलेज जा रहा है। सुरेश कहाँ जा रहा है? कॉलेज जो जा रहा है, पी रहा है, नाच रही, ये सब क्या है? क्रिया है। शिवाजी वीर थे। ये जो वीर शब्द है ये भी क्रिया में आता है। पढ़ना, लिखना, खेलना, जाना, आना, ये सब किसमें होते हैं? सब क्रिया में होते हैं। तो जो भी एक्टिविटी करते हैं, जो भी हम कार्य करते हैं, वो सब क्या होते हैं? वो सब क्रिया में होते हैं। क्रिया जो होती है दो प्रकार से होती हैं। जो क्रिया होती हैं वो दो प्रकार से होती हैं। कैसी क्रिया वो होती है? कुछ क्रियाएं की जाती हैं, जैसे जो हम लोग कुछ क्रियाएं जो होते हैं स्वयं करते हैं। खाना हुआ, पीना हुआ, पढ़ना हुआ, लिखना हुआ, वो हम करते हैं। और कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जो स्वयं होती हैं। जैसे उदाहरण देखते हैं हम लोग, जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, तो ये क्रिया हम कर रहे हैं, यानी कि हम खाना खा रहे हैं, तो ये क्रिया हो रही है। ठीक है, उसी प्रकार से नदी में पानी बह रहा है। नदी जो है, देखो बहना भी तो एक क्रिया हुई, जो बह रहा है वो भी एक क्रिया हुई, लेकिन ये कोई कर नहीं रहा है, ये स्वयं हो रहा है। ठीक, इसीलिए क्रिया दो प्रकार से होती है। एक तो लोग करते हैं क्रिया को, एक स्वयं से होती है। और आगे देखते हैं, यदि वाक्य में कर्ता के साथ विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया हो तो क्रिया कर्ता के अनुसार होती है। जैसे कि यदि इसमें इन्होंने ये समझाया है कि यदि किसी भी वाक्य में विभक्ति अगर नहीं लगी है तो वो क्या होगा? क्रिया होगा, वो कर्ता के अनुसार होगा। जैसे माली फूल तोड़ता है, तो फूल तोड़ने का कार्य कौन कर रहा है? माली कर रहा है। यहाँ जो तोड़ना हुआ और माली दोनों जिसका प्रभाव पड़ रहा है, माली के ऊपर पड़ रहा है। यानी कि माली फूल तोड़ता है और चूहिया चू चू करती हैं, दोनों में कोई भी विभक्ति नहीं लगा है, इसीलिए इसका सीधा प्रभाव जो पड़ रहा है ये कर्ता के ऊपर पड़ रहा है। इसमें कोई भी कर्म नहीं है। यदि वाक्य में कर्ता के साथ विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया गया हो तो क्रिया कर्म के अनुसार होती है। अगर किसी भी वाक्य में विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया गया हो तो वहाँ पर क्या होगा? वो क्रिया जो हो वो कर्म के अनुसार होगी। यानी कि हमारी जो क्रिया होती हैं दो तरह से प्रयोग की जाती हैं। एक तो होते हैं जो कि कर्म के अनुसार होते हैं, और एक जिसका सीधा प्रभाव कर्ता के ऊपर पड़ता है, उस ऐसे प्रयोग करते हैं। तो जो इसके उदाहरण देखते हैं, राधा ने गाना गाया। यहाँ जो ने है ये विभक्ति चिन्ह है। ठीक है, जो राम ने रोटियां खाई, तो रोटियां किसने खाई? राम ने खाई। तो यहाँ तो ने के ऊपर इसका प्रभाव पड़ रहा है, इसीलिए ये क्या हो गया? ये कर्मवाचक क्रिया हो गई। और आगे देखते हैं, क्रिया विकारी होते हैं। कर्ता के लिंग, वचन और काल के अनुसार इसके रूप बदल जाते हैं। ठीक है, एक तो होता है कि जिसमें कि विभक्ति चिन्ह नहीं होते हैं, क्रिया होते हैं वो एक विभक्ति चिन्ह लगे होते हैं, जिसको जो कर्म के साथ आते हैं। एक क्या होता है कि जो कर्ता जो क्रिया होता है वो विकारी होता है, यानी कि उसमें विकार यानी कि परिवर्तन होते हैं। लिंग, वचन और काल के अनुसार इसके जो रूप होते हैं वो बदलते रहते हैं। आगे देखते हैं इसका उदाहरण हम लिंग के आधार पर देखते हैं। रोहन स्कूल जाता है। ठीक है, यहाँ पर तो रोहन स्कूल जाता है, लेकिन यहाँ पर लिंग अगर परिवर्तित हो जाएगा, स्त्रीलिंग में बोलते हैं, तो सीमा स्कूल जाती है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं लिंग के आधार पर क्रिया में परिवर्तन। दूसरा देखते हैं वचन के आधार पर। चूहा भाग रहा है। ठीक, ये एक वचन हुआ। चूहे भाग रहे हैं, ये बहुवचन हो गए।
ठीक, इसमें भी यहाँ रहा है और यहाँ रहे हैं आ रहा है, इसमें ये परिवर्तन हुआ है। और काल के आधार पर देखते हैं, यानी काल मीन्स समय के आधार, जो समय होता है। मैं कल घूमने जाऊंगी, ये भविष्य काल हुआ, जाऊंगी लगा है। मैं कल घूमने गई थी, यानी कि भूतकाल वो घूम चुकी है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, क्रिया के कुछ कुछ विशेषताएं होती हैं। आगे देखते हैं इसकी विशेषताओं में क्या है। यहाँ पर हैं क्रियापद बहुवचन क्रिया के लिए ही प्रयोग किए जाते हैं। जो है शब्द होता है, जो हम लोग हैं लगाते हैं, वो हम लोग अक्सर बहुवचन के में प्रयोग करते हैं, परंतु बड़े सम्मानित कर्ता के साथ आदर सूचक रूप में भी इसका प्रयोग होता है। जो कभी हम लोग आदर सूचक शब्दों का प्रयोग करते हैं तो भी हम लोग हैं का प्रयोग करते हैं। जैसे कि पिताजी आ रहे हैं, पिताजी तो एक ही एक वचन हुआ, लेकिन हम लोग यहाँ हैं का प्रयोग इसलिए किए क्योंकि ये आदर सूचक शब्द है। ठीक है, माता जी पूरियां बना रही हैं, तो ये भी जो है कि आदर सूचक क्रिया कहलाएंगे। अब हम लोग देखेंगे धातु। धातु जो है इसका बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसके बारे में हम लोग समझना बहुत जरूरी है। धातु किसे कहते हैं, धातु क्या होता है। जैसे हमने स्टार्टिंग में ही बोला था कि क्रिया जो है कृ धातु से बना हुआ है, उसी धातु के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। जो उसका मूल रूप होता है उसको हम लोग धातु बोलते हैं। क्रिया बनती किस चीज से है उसको हम लोग धातु कहते हैं। ठीक है, जैसे धातु के साथ प्रत्यय लगाकर अन्य क्रिया शब्द बनाते हैं, इसी को हम लोग धातु बोलते हैं। जैसे पढ़, जो पढ़ है ये धातु है। ठीक है, इसमें हम लोग क्या जोड़े, ना जोड़ दिए, तो क्या बन गया, पढ़ना। लिख प्लस ना, तो क्या हो गया, लिखना। जो पढ़ है, लिख है, खा है, ये सब क्या है, ये धातु रूप है। ठीक है, इसी में हम लोग शब्द जोड़ करके इसको हम लोग एक नया शब्द बना लेते हैं। लेकिन ये पढ़ना के जो पढ़ है, पढ़ धातु रूप है, लिख धातु रूप, खा धातु रूप है। ठीक है, जो उसका मूल स्वरूप होता है उसे हम धातु कहते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे क्रिया के भेद, क्रिया कितने प्रकार के होते हैं। क्रिया को हम दो प्रकार में विभाजित करते हैं। पहला है कर्म के आधार पर, दूसरा है रचना के आधार पर। पहला कर्म के आधार पर, दूसरा रचना के आधार पर। तो हम लोग पहला देखेंगे कर्म के आधार पर क्रिया को कितने भागों में बांटते हैं और इसका क्या मतलब हुआ। कर्म के आधार पर क्रिया को हम दो भागों में बांटेंगे, एक अकर्मक क्रिया, दूसरी सकर्मक क्रिया। पहला देखते हैं अकर्मक क्रिया। देखो, इसको अकर्मक पढ़ने से ही समझ में आ जा रहा है कि इसका अर्थ क्या निकला। अकर्मक यानी कि जिसमें कर्म नहीं है। ठीक है, अकर्मक मीन्स जिसमें कर्म का प्रयोग नहीं किया गया हो, ऐसी क्रिया। जैसे कि अकर्मक का शाब्दिक अर्थ है बिना कर्म के। ठीक है, अर्थात वे वाक्य जिनमें क्रिया के साथ कर्म का उल्लेख नहीं किया जाता उन्हें हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे कशिश हंस रही है, चिड़िया उड़ रही है और सूरज उग रहा है, इसमें कोई भी कर्म नहीं है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, अकर्मक क्रिया। इसमें क्योंकि इसमें कोई कर्म नहीं है इसीलिए इसको बोलते हैं अकर्मक क्रिया। ठीक है, इसमें क्या होता है, क्रिया का फल केवल कर्ता पर पड़ता है, इसीलिए इसको हम अकर्मक क्रिया बोलते हैं। जैसे क्या उग रहा है, सूरज उग रहा है। ठीक है, इसमें यहाँ पर कोई भी क्रिया नहीं है। और आगे देखते हैं हम लोग सकर्मक क्रिया। सकर्मक किसे कहते हैं, ठीक अपोजिट, यानी जो अकर्मक क्रिया का सीधे उल्टा क्या होगा, सकर्मक होगा। सकर्मक यानी स मीन्स साथ, कर्म के साथ, जो क्रिया कर्म के साथ होगी उसे हम क्या बोलेंगे, सकर्मक क्रिया। सकर्मक का शाब्दिक अर्थ होता है कर्म के साथ। जैसे सीता वीणा बजा रही है, डाकिया पत्र बांट रहा है, माँ चादर बिछा रही है। अगर सीता गा रही होती तो ये क्या होता, अकर्मक क्रिया होती, लेकिन यहाँ सीता वीणा बजा रही है, यहाँ पर जो जो क्रिया है उसका प्रभाव कर्म पर पड़ रहा है, यानी कि जो वीणा है वो कर्म हुआ। ठीक है, जो पत्र, यहाँ डाकिया क्या बांट रहा है, डाकिया पत्र बांट रहा है। माँ क्या बिछा रही है, माँ चादर बिछा रही है। सीता वीणा बजा रही है, डाकिया पत्र बांट रहा है, माँ चादर बिछा रही है। ठीक है, जो उपयुक्त जो वाक्य हैं, बजा रही है, बांट रहा है और बिछा रही, ये क्रिया शब्द हो गए। ठीक, लेकिन सीता, डाकिया और माँ क्या हो गए, ये कर्ता हो गए। और चादर
वीणा, पत्र, ये क्या हो गए, ये कर्म हो गए। अगर इसी की जगह गीता गा रही है तो यहाँ पर कोई कर्म नहीं होता, लेकिन यहाँ पर सीधा जो जो क्रिया का असर है वो कर्म पर पड़ रहा है, इसीलिए क्या हो गया, ये सकर्मक क्रिया हो गया। ठीक है ना। अब समझ में आ गया सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होते हैं और सकर्मक क्रिया में कर्म के साथ होते हैं। उसको जो कर्म के साथ होंगे उन्हें सकर्मक क्रिया बोलेंगे, जो कर्म के बिना होंगे उनको हम अकर्मक क्रिया बोलेंगे। अब हम लोग देखेंगे सकर्मक क्रिया के भेद कितने होते हैं। सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं, एक एक कर्मक क्रिया, दूसरा द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया होते हैं जिस क्रिया के साथ केवल एक कर्म का उल्लेख हो उसे हम एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे मोहन आम खाता है और अध्यापक बच्चों को पढ़ाते हैं, इसमें सिर्फ एक कर्म है। ठीक, आम और बच्चों को ये कर्म हुआ, पढ़ाते हैं और खाता है ये क्रिया हो गया। मोहन और अध्यापक क्या हो गया, कर्म हो गए। अब हम लोग पढ़ेंगे द्विकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। जिस क्रिया का प्रभाव दो कर्मों पर पड़ता है उसे हम द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे कि माँ बच्चे को सेब खिला रही है, दादाजी पक्षियों को दाना दे रहे हैं। तो जो माँ हुए और दादाजी हुए क्या हो गए, ये कर्ता हो गए, और खिला रहे हैं और दे रहे हैं ये क्या हो गया, ये क्रिया हो गया। ठीक, तो इसमें बच्चे और सेब दोनों क्या हो गए, ये कर्म हो गए। ठीक, पक्षियों को दाना ये क्या हो गए, दोनों कर्म हो गए। ठीक है, इसमें देखो एक बच्चा कर्म हो गया और एक सेब कर्म हो गया। यहाँ पर एक पक्षियों कर्म हो गया, एक दाना कर्म हो गया, तो यहाँ पर द्विकर्मक क्रिया हो गई। पहला भेद हम लोग पढ़े थे कर्म के आधार पर, दूसरा भेद था रचना के आधार पर। तो कर्म के आधार पर हम लोग भेद पढ़ लिए, दूसरा पढ़ते हैं रचना के आधार पर क्रिया के भेद कितने प्रकार के होते हैं। रचना के आधार पर क्रिया के भेद होते हैं, पहला सामान्य क्रिया, दूसरा प्रेरणार्थक क्रिया, तीसरा हुआ संयुक्त क्रिया, चौथा हुआ नाम धातु क्रिया, पांचवा हो गया पूर्वकालिक क्रिया, छठा हो गया कृदंत क्रिया। यानी कि इसके 6 भेद होते हैं। आगे पढ़ते हैं सामान्य क्रिया। जो सामान्य क्रिया जिस वाक्य में एक ही क्रियापद का प्रयोग किया जाता है उसे हम सामान्य क्रिया कहते हैं। जहाँ पर एक ही क्रिया का प्रयोग हो उसे हम सामान्य क्रिया कहेंगे। जैसे कि मोनू ने दुकान खोली, ठीक है, ये एक सामान्य क्रिया है। रमा सेब लाई, ठीक है, इसलिए इसको हम लोग सामान्य क्रिया बोलते हैं। दूसरा है प्रेरणार्थक क्रिया, जिस क्रिया से यह ज्ञात होता है कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी और से कार्य करवाता है, अर्थात दूसरों को कार्य करने की प्रेरणा देता है, उसे हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे माँ ने पुत्र से सब्जी मंगवाया, माँ स्वयं जाकर नहीं लाई है, वो बच्चों को देती है प्रेरणा और उससे मतलब बच्चों से सब्जी मंगवा रही है। अध्यापक बच्चों से कहानी सुनवाते हैं, स्वयं न सुना करके बच्चों से सुनवाते हैं, यानी कि बच्चों से वो कहकर वो काम करवा रहे हैं। ठीक है, तीसरा है संयुक्त क्रिया। संयुक्त मतलब मिला हुआ। ठीक है, जब दो या दो से अधिक क्रियाएं आपस में मिलकर एक पूर्ण क्रिया बनाती हैं तो उसे हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे मोहन पूजा कर रहा है, सौम्या स्कूल से लौट आई, इसमें जो है कर रहा है और लौट आई, जो आई शब्द है ये संयुक्त क्रिया है। ये शब्द मिल करके एक क्रिया को पूरा वाक्य बनाने में सहयोग कर रहे हैं। अब हम लोग देखेंगे चौथा नाम धातु क्रिया। इसमें देखते हैं संज्ञा सर्वनाम तथा विशेषण शब्दों के अंत में प्रत्यय लगाकर जो क्रिया बनती है उसे हम नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे कि रवि दीवार रंगने लगा, जो दीवार रंगने लगा, जो रंगने हैं, रंग तो धातु रूप हो गया, उसमें ने क्या प्रत्यय है, ने लगा करके हम लोग एक नया शब्द बना लेते हैं, इसी को बोलते हैं नाम धातु क्रिया। प्रत्येक व्यक्ति की अच्छाइयों को अपनाना चाहिए, अपना प्लस ना, यहाँ पर दो ना लगा, जो लास्ट वाला ना है वो क्या प्रत्यय है। ठीक है, अब आगे देखते हैं पूर्वकालिक क्रिया। क्रिया जिसका पूरा होना दूसरी क्रिया से पूर्व पाया जाता है उसे हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे कि मैं खा कर आया था, यानी कि वहां जाने से पहले वो खा चुका था।
अनु ने देखकर निबंध लिखा है। निबंध तो लिखा है, लेकिन इसने लिखने से पहले क्या किया, उसने देख लिया है, यानी कि उससे पहले एक क्रिया कर चुका है। उपयुक्त वाक्य में आया था से पूर्व खाकर तथा लिखा से पूर्व देखकर क्रिया का प्रयोग हुआ है। जैसे कि पढ़कर, खाकर, जागकर, उठकर आदि सब क्या है, ये सब पूर्वकालिक क्रिया होती हैं। छठा देखते हैं कृदंत क्रिया। जो क्रियाएं क्रिया शब्द के अंत में प्रत्यय लगाकर बनती हैं उन्हें हम कृदंत क्रिया कहते हैं। हिंदी में कृदंत क्रियाएं 3 प्रकार से होती हैं। पहला क्या है, वर्तमान कालिक कृदंत क्रिया। इसमें क्या है, पढ़ प्लस ता, पढ़ता, ये वर्तमान है। चल प्लस ता, चलता। भूतकालिक कृदंत क्या हुआ, दौड़ प्लस आ, दौड़ा। देख प्लस आ, देखा। अब तीसरा क्या है, पूर्वकालिक कृदंत क्रिया। दौड़ प्लस कर, दौड़ कर। पढ़ प्लस कर, पढ़ कर। हाँ, तो अब हम लोग क्रिया के बारे में अच्छे से समझ गए हैं। क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया के भेद कितने होते हैं, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो क्या काम के होने और करने को कहते हैं। कर्ता के लिंग, वचन और काल के अनुसार क्रिया में परिवर्तन हो जाते हैं। धातु क्रिया का मूल रूप होता है। कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। रचना के आधार पर क्रिया के 6 भेद होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण शब्दों के अंत में प्रत्यय लगाकर नाम धातु क्रिया बनती है। कृदंत क्रिया क्रिया शब्दों के अंत में प्रत्यय लगाकर बनती है। तो हमको लगता है इस वीडियो में आपको क्रिया के बारे में अच्छे से जानकारी मिल गई होगी। अगर कुछ नहीं समझ में आया हो तो कमेंट करके आप मुझे बता दीजिएगा कहाँ मुझे समझ में नहीं आया, तो हम और अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में इतने ही। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।